ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारे सेशन का मकसद लिटरेचर रिव्यू को कवर करना है। और इस सेशन के दौरान अगर किसी भी मरहले पे आपको आवाज़ वगैरह का मसला हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा या उसमें गूगल मीट के अंदर हैंड रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब है? आप लोग ने मिस के साथ इसको पढ़ा भी है, तो आप लोग के जहन में क्या आता है कि लिटरेचर रिव्यू से क्या मुराद है? अलिशबा, अलिशबा, हेलो। ओके, मरियम शौकत, हेलो। हेलो। कोई भी नहीं है। मुलायका, मुलायका, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अलिशबा, आपसे मैं पूछ रहा था कि लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब है? सर लिटरेचर रिव्यू के ये मतलब है कि जो चीज़ जैसे हमें कोई टॉपिक मिले जो भी मिले उसके बारे में पढ़ना कि हमसे पहले वाले ने उस पे क्या बात करी और पहले लोगों ने उस पे क्या बात करी है और कौन सा गैप है जो उनकी बात को पढ़ जो उन सबकी बातों को मिला के जो कौन सा गैप है जिसको हम फिल कर सकते हैं। ओके, गुड, थैंक यू। अच्छा, अब इसकी रोशनी में हमें ये बात समझ में आती है, जैसे कि अलिशबा ने बताया कि लिटरेचर रिव्यू का मतलब तो बहुत आसान सा है कि एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ वर्क को पढ़ना। न्यूटन का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि मेरी इतनी अचीवमेंट्स की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैंने अपने से पहले लोगों के कंधों पे चढ़ के देखा, तो इसलिए मैं ज़्यादा दूर तक देख पाया। तो वहाँ पे यही बात वो कर रहा था कि मुझसे पहले के लोगों के लोगों ने बहुत काम किया था और मैंने इसको स्टडी किया और उसके बेसिस पे मैंने नया काम किया, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा दूर तक देख पाया या मेरी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। तो लिटरेचर रिव्यू का भी मकसद यही होता है कि जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ वर्क है हम उसको देखें, उसको समझें और उसकी रोशनी में अपना आगे का प्लान करें। अब होता ये है कि जो आपका यूँ कह लें कि जो फॉर्मल रिसर्च होती है, उस फॉर्मल रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू करने का एक बड़ा मकसद ये होता है कि हम गैप को आइडेंटिफाई करें, जैसे कि अलिशबा ने भी गैप का जिक्र किया। लेकिन ये फॉर्मल रिसर्च के अंदर होता है। फॉर्मल रिसर्च के अंदर हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि लोगों ने कौन कौन सा काम किया है और कौन सा काम नहीं किया, और जो काम नहीं किया होता है उसको हम खुद करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता एक्शन रिसर्च के अंदर हमारी इंटेंशन चेंज हो जाती है। हम एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ वर्क को देखते तो हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन ये नहीं होती कि हम गैप को आइडेंटिफाई करें। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फॉर्मल रिसर्च के सॉरी एक्शन रिसर्च के अंदर आपने क्लासरूम के इश्यूज को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप इस नियत के साथ, इस सोच के साथ करते हैं कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने काम किया है और मैं उसको देख के, उसको समझ के मैं आगे बढ़ने की उसको अपनी क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। मसलन आपने कहा कि जी क्लासरूम में मुझे बच्चों में कोलैबोरेशन नज़र नहीं आ रहा, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े कमज़ोर हैं। तो ये प्रॉब्लम हो नहीं सकता कि सिर्फ आपके साथ हो, और भी लोगों ने काम किया है। आपके अपने जहन में कोई आइडियाज़ आए, लेकिन आपने कहा कि मैं लिटरेचर रिव्यू करके मैं देखूं कि इस एरिया के अंदर लोगों ने और क्या क्या काम किया है, ठीक है। तो गैप का एक्शन रिसर्च के अंदर हमारा मकसद गैप मालूम करना, गैप आइडेंटिफाई करना नहीं होता। अच्छा, अब जब हम लिटरेचर रिव्यू शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने आईसीटी इन एजुकेशन के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था 21st सेंचुरी स्किल फ्रेमवर्क। ये वो फ्रेमवर्क है जो 2002 के अंदर यूएस के थिंक टैंक्स ने डिज़ाइन किया था, और उन्होंने उन स्किल्स को आइडेंटिफाई किया था जो उनके ख्याल में 21st सेंचुरी के उस स्टूडेंट को, जिसकी नीड 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स को, 21st सेंचुरी के लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये फ्रेमवर्क उस ज़माने में बनाया था जब हमारा इंटरनेट का और मोबाइल का रेवोल्यूशन नहीं आया था, जब एआई थी तो, लेकिन लैब तक महदूद थी, कंप्यूटर लैब्स तक महदूद थी। आज जब हम सबके हाथ में मोबाइल है, आपका टच डिवाइसेस हैं, एआई हर हर ऐप के अंदर एआई मौजूद है, और हम देख रहे हैं कि एआई की वजह से जॉब मार्केट के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। तो अब हमें शायद एहसास होता है कि वो फ्रेमवर्क जो उन्होंने बनाया था वो कितना प्रोफेटिक था। उन्होंने कितने पहले इस बात की वो समझ लिया था कि आने वाले दौर के अंदर इन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी।
उसमें से एक स्किल था इंफॉर्मेशन लिटरेसी का। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का अगर आप लोग को याद हो, मतलब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, आपको याद हो उसमें स्किल्स थे कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। फिर उसी के अंदर था आपका मीडिया लिटरेसी, उसी में था इंफॉर्मेशन लिटरेसी, उसी में था आईसीटी लिटरेसी। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब ये है कि आपके अंदर इस सलाहियत का होना कि आप इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकें, इसको इवेलुएट कर सकें, ढूंढ सकें, उसको जांच सकें और फिर उसको इस्तेमाल कर सकें। अगर आप गौर करें तो आपको ये लिटरेचर रिव्यू के अंदर इंफॉर्मेशन लिटरेसी इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं, उसको जांच रहे हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी को अगर हम आगे बढ़ें तो उसको हमारे लिए आसान करने के लिए एक यूनिवर्सिटी ने 7 पिलर्स के नाम से एक फ्रेमवर्क दिया, यानी कि फ्रेमवर्क के अंदर एक और फ्रेमवर्क कि अगर आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी पे अमल करना चाहते हैं तो आप इन 7 चीज़ों पे अमल कर लें और आपका काम आसान हो जाएगा। तो उनमें से उन 7 पिलर्स के अंदर सबसे जो पहला पिलर है वो तो आपका हो गया आइडेंटिफाई, कि आप चीज़ों को सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसको स्कोप करें, प्लान करें, गैदर करें, इवेलुएट करें, मैनेज और प्रेजेंट करें। मेरी कोशिश ये होगी कि जब मैं आज इस लिटरेचर रिव्यू पे इस थोड़ा सा सेशन को करा रहे हैं या एक ऑनलाइन वर्कशॉप हो रही है तो इसके अंदर हम 7 पिलर्स को यूज़ करते हुए चलें। देखें, आइडेंटिफिकेशन से मुराद ये है कि आपको अंदर इस बात का एहसास होना कि आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि इस मौके पे आप सब अपने नोटबुक पे लिख लें। ये जो 7 पिलर्स मैंने लिखे हैं इनको अपने नोटबुक पे लिखें आप लोग, और फिर मुझे बताएं कि लिख लिया। जी मरियम शौकत। जी सर, लिखिए। ओके। तो देखो, सबसे जो पहली चीज़ आती है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से हमारी मुराद ये है कि हम इस बात को रियलाइज करें कि हमें इंफॉर्मेशन की नीड है। ओके, हमें कुछ मालूमात चाहिए और किस चीज़ के बारे में चाहिए, किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अच्छा, मेरा ये सवाल है मुलाइका साजिद, कि आप समझती हैं कि आपने आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ है? मुलाइका, आवाज़ नहीं आ रही। मुलाइका, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। ओके अलिशबा, आप बताएं। एक दफ़ा आप अपने सवाल को दोबारा रिपीट कर दें। मेरा सवाल ये है कि पहला स्टेप जो है हमारा इंफॉर्मेशन लिटरेसी का वो है जी। आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर आपने ये देखना है कि आपको बाद इस बात का एहसास हो, आपको इस नीड का एहसास हो कि आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है। और आपको पता हो कि किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि क्या आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली है? अपने टॉपिक के हवाले से? अच्छा, चलो मैं बता रहा हूँ, आप सब के सब आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं, क्योंकि आप लोग को अपने टॉपिक या अपने एरिया के बारे में मालूमात या जहन बन चुका है। चाहे आप कह रहे हो कि हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन है, चाहे आप कह रहे हो कि हमारा टॉपिक जो है वो कोलैबोरेशन है, चाहे क्रिटिकल थिंकिंग है, चाहे जो है वो आपका टॉपिक जो है वो क्रिएटिविटी हो, हर या एग्जामिनेशन सिस्टम हो, हर चीज़ के बारे में आपके जहन में एक आइडिया आ चुका है कि हमें अपने इस एरिया के अंदर इंफॉर्मेशन ढूंढने की ज़रूरत है। ओके। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो पहला स्टेप है वो आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? पहला स्टेप हमने कर लिया। ओके। अब जो अगला स्टेप की तरफ हम जाते हैं, अगला स्टेप हमारा है स्कोप का। ओके। स्कोप से क्या मुराद है? स्कोप का मतलब ये है कि आपके जहन में ये क्लियर हो, ये बात हो कि यार दुनिया का पहला आदमी मैं नहीं हूं या पहला टीचर नहीं हूं जिसको के पास ये मसला आया है, और भी लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो मुझे इनकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। स्कोप के अंदर आपके जहन में ये सवाल आएगा, स्कोप के अंदर आपके जहन में ये बातें आनी चाहिए
कि मैं किस चीज़ को ऑलरेडी जानता हूँ। ओके, व्हाट डू आई ऑलरेडी नो। पहली बात आप ये लिखें स्कोप के अंदर कि आपके जहन में ये बात वाज़ेह हो कि व्हाट डू आई ऑलरेडी नो, मुझे क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, एग्जिस्टिंग आइडियाज़ क्या है। और व्हाट आई डोंट नो, मुझे ये भी पता हो कि लोगों को मुझे किस चीज़ का इल्म नहीं है। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। और इसके बाद मुझे ये हो कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट टू फिल दिस गैप। ठीक है, तो पहली बात आपके जहन में ये आओ, यानी आपको इस बात का आप अपने पास जब आप इस पे काम करें लिटरेचर रिव्यू पे, आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली, आपके पास अपना एक एरिया मौजूद है, आपके पास अपना टॉपिक मौजूद है। स्कोप में जाके आप सबसे पहले ये लिखें, ये बताएं कि जी मुझे किस चीज़ के बारे में इल्म है। मसलन आप में से किसी का ये टॉपिक है कम्युनिकेशन का, कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो आपने ये लिखा, ये सोचा कि भाई मुझे ये पता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरत है। मुझे ये पता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी बात को समझा सकूं। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कि दूसरा मेरी बात को, मैं दूसरे की बात को भी समझ सकूं। सिर्फ ये नहीं है कि मेरी बात सबको समझ में आ रही है तो बस मैं अपनी बात समझा रहा हूं तो बस अच्छी कम्युनिकेशन है। दूसरे की बात भी मैं समझ पा रहा हूं या नहीं पा रहा। मुझे ये पता है कि आज के इस दौर के अंदर कम्युनिकेशन के बगैर गुजारा नहीं है। मुझे ये पता है कि आज के दौर में कम्युनिकेशन कई फॉर्म्स ले चुकी है। सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी राइटिंग के अंदर कम्युनिकेशन होती है। राइटिंग में कम्युनिकेशन की बात करें तो फिर हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन है। डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बजरिया ईमेल, बजरिया व्हाट्सएप, बजरिया गूगल मीट, बजरिया चैट ऐप्स। ठीक है, तो ये तमाम बातों का मुझे इल्म है। वॉट आई डोंट नो, मुझे अब किस बात का इल्म नहीं है। अब मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि दुनिया में बाकी लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने तलबा के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने पे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि कम्युनिकेशन, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को फॉस्टर करने के कौन कौन से तरीके हैं। मुझे ये तो पता है कि बड़ों के लिए वर्कशॉप्स कराई जाती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि छोटे बच्चों के लिए क्या तरीके का इख्तियार हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। ठीक, अच्छा, अब फिर मैंने सोचा कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट टू फिल दिस गैप। अब मुझे ये देखना है कि इसके बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसके ज़रिए से जो मुझे पता है और जो नहीं पता उसके बीच के गैप को मैं फिल कर सकूं। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि आप तीनों जो हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, आप तीनों 2 मिनट लें और उसके बाद मैं आप में से किसी एक से पूछूंगा कि मुझे वो आइडेंटिफाई, अपने टॉपिक के बारे में बताएं कि ठीक है, फिर स्कोप के इन 3 चीज़ों के बारे में बताएं। ओके, आप लोग 2 मिनट ले लें और इसमें ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मेरा टॉपिक किसी और को पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा कोलैबोरेशन करके ही हम बेहतर काम कर पाते हैं। और कोई भी टॉपिक इतना कोई हाई फाई नहीं होता कि इसको टॉप सीक्रेट रखा जाए, तो इतना परेशान नहीं होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जी, 2 मिनट ले लें आप लोग, मैं यही मौजूद हूँ। ओके, मरियम शौकत। सर मेरी जो आइडेंटिफाई जो मैंने करी थी प्रॉब्लम वो ये थी कि यूज फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट ऑफ इंस्टेड ऑफ समेटिव असेसमेंट। तो अब उसमें स्कोप इस तरीके से आपने बोला है कि व्हाट डू आई ऑलरेडी नो, मतलब मुझे पहले से इसके बारे में क्या पता है कि
फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इस बारे में कुछ बताना है कि असल में सही से समझ नहीं आया। हाँ, तो आपको क्या पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में? आपको कुछ भी नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है। हाँ, तो फॉर्मेटिव बोले। असेसमेंट का होता है कि हाँ, आप ट्रेनिंग चेक कर लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन आंसर बस। सेशंस हो गए ठीक है। और क्विज वगैरह हो गए, या मुझे पहले से पता है कि ये चीज़ होती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये होता है कि हमें लेसन स्टार्ट करने से पहले कि गुड, गुड, गुड। हम बेहतरीन मरियम, बेहतरीन। यही तो बात है, यही तो आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। आपको पता है इसमें से कौन सा मसला है। और आपको ये भी पता है कि इन सिस्टम की क्या खामियां, क्या पता है आपको इन सिस्टम की खामियां? फॉर्मेटिव असेसमेंट की या समेटिव की? आपकी मर्जी, आप मुझे बताएं। समेटिव असेसमेंट की खामी बता सकते हैं। समेटिव असेसमेंट की खामी ये होती है कि उसमें आपको पता ही नहीं होता कि स्टूडेंट्स समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। बस आप एक फ्लो में पढ़ाते बस, जाते हैं और बेहतरीन। उनको पता नहीं होता। एक्सीलेंट। बस बेटा, यही बात थी, यही आपसे सवाल था कि आपको ये पता है ना। व्हाट डू आई ऑलरेडी नो। तो आपको पता है। दैट्स इट। अच्छा, अब आप बताएं आपको क्या नहीं पता। और मुझे ये नहीं पता कि फॉर्मेटिव असेसमेंट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट असेसमेंट की भी कोई जो है वो खामियां होती होंगी हम्म। और समेटिव की भी कोई अच्छाइयाँ होती होंगी, तो वो जो इन सब का बहुत डेप्थ है वो नहीं पता। गुड, गुड। आपको ये भी तो नहीं पता कि इसके ऑल्टरनेट्स क्या हैं। हाँ। ठीक है। आपको ये भी नहीं पता कि, या ओके, मैं मरियम आपको म्यूट कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ शायद वहाँ से आ रही, तो मेरी तरफ तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। तो इसके अलावा आपको मरियम ये भी नहीं पता कि आपको ये भी नहीं पता कि इसके ऑल्टरनेट्स हमारे पास क्या हैं। आपको ये नहीं पता कि इनको अगर हम ऑल्टरनेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, एम आई राइट? मरियम, तो मरियम आपको म्यूट किया हुआ था। चले, खैर, मरियम की एग्जांपल से आपको समझ में आया कि आप जो है मरियम को फॉर एग्जांपल अपने टॉपिक के बारे में उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ था। अब मरियम को ये पता है कि उनके टॉपिक में क्या चीज़ें उनको मालूम है, उनको फॉर्मेटिव समेटिव के बारे में पता है, उनकी कुछ खामियां मालूम है। और लेकिन उनको क्या नहीं पता, उनको कुछ चीज़ों की खामियां मालूम नहीं है, उनको ऑल्टरनेट्स मालूम नहीं है। और उनको ये भी मालूम नहीं है कि उन ऑल्टरनेटिव्स को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। ओके मुलायका, मैं आपसे कहता हूँ, मुलायका। मुलायका, आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। मुलायका, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। मुलायका अपनी माइक को सेटिंग्स को देखें। ओके अलिशवा, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये था कि जैसे मेरा था क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? तो उसमें व्हाट आई नो, मुझे ये पता है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक सोचने का तरीका है, जिसमें अगर मेरे पास कोई भी मालूमात आए तो सबसे पहले मुझे उसको वेरीफाई करना है, मुझे उसको एनालाइज़ करना है, मुझे उसको जज करना है और जज करने के बाद एक तरीके से मुझे उसको फ़िल्टर करना है कि मतलब जो चीज़ सही है वो मेरे पास मतलब जो भी होगा सही होगा मेरे पास आ जाएगा और जो मेरे लिए सही नहीं होगा वो चला जाएगा। ठीक, और मुझे इसके बारे में ये पता है कि ये एक 21st सेंचुरीज़ के लिए जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स में हमें भी ये चीज़ लाज़मी होनी चाहिए, इसके बगैर अब इतना कोई गुज़ारा नहीं हो सकता। ठीक है, और आपको क्या नहीं पता? सर मुझे ये नहीं पता कि जब मैं क्रिटिकल थिंकिंग की मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्रिटिकल थिंकिंग के फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की मुझे ये तो पता है कि 5 बेसिस होती हैं, ऑब्जर्वेशन, एनालाइज़ेशन, लेकिन इनके और मतलब इसके अल्टरनेट्स वगैरह क्या-क्या होते हैं और बाकी दुनिया में जैसे क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से और किस किस लाइन पे, किस बेस पे लेके चला जा रहा है। ठीक है। और वंस अगेन एज अ टीचर आपको ये नहीं पता क्लास में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे। और प्रैक्टिकली जैसे हम बात कर चुके हैं कि आपका काम लेसन कंप्लीट करना भी है, साथ ही साथ बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग भी आपने फॉस्टर करनी है, इंस्टिल करनी है, तो उसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ओके, वैसे ओवरऑल एक अच्छा आप लोग को जहन में ये वाज़ेह हो गया कि क्या चीज़ें पता है और क्या चीज़ें नहीं पता। आगे बढ़ने के लिए कहते हैं एक समझदार आदमी वो होता है जिसको इस बात का भी इल्म हो कि मुझे कौन सी बातों का इल्म है और कौन सी बातों का इल्म नहीं है। और जो बेवकूफ़ होता है वो समझता है कि मुझे हर बात का इल्म है।
तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो स्कोप का स्टेप है वो कितना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्लानिंग की। अच्छा, प्लानिंग के अंदर ज़ाहिर है हमने प्लान करना है कि जी किस तरह से काम करना है। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा, और फिर गैदर में आपने इन्फॉर्मेशन जमा कर देनी है। ओके, सारी जगह से आप इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करना है। इवेलुएट के अंदर आप उसको पढ़ेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसको सेव करेंगे। मैनेज के अंदर आप उसको इस तरह से सेव करेंगे, कल कल अगर आप उसको रिट्रीव करना चाहें तो रिट्रीव कर सकें। मैं आपसे पूछूं ये बात आपने कहाँ पढ़ी, तो आप मुझे बता सकें सर फला फला जगह पढ़ी थी। और प्रेजेंट के अंदर आप मुझे भी दिखाएंगे और आप लोग अपने इसको पेपर में भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारे बकिया 5 स्टेप्स हैं, प्लान, गैदर, इवेलुएट, मैनेज और प्रेजेंट, ये अब इस ऑनलाइन वर्कशॉप के अगले हिस्से के अंदर, इस सेशन के अगले हिस्से के अंदर इनमें आपको बहुत ज़्यादा ओवरलैप नज़र आ रहा होगा। ओके, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट आउट करता रहूं कि भाई आपको ये चीज़ मैनेज में आती है, ये चीज़ इवेलुएट में आएगी, ये चीज़ गैदर में आएगी। लेकिन आप ये जहनी तौर पर तैयार रखें कि ये पांचों की पांच चीज़ें के अंदर आपको एक ओवरलैप नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो हम बात प्लानिंग के ऊपर चलते हैं। हम प्लान करते हैं कि हम किस तरीके से इस सारी इंफॉर्मेशन को हम अब ढूंढने की कोशिश करें। जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता हम उसके पास कैसे जाएं। आप लोग ने शुरू से एक वेबसाइट को सर्च करते आ रहे हैं जिसका नाम है google.com, और गूगल के ऊपर आप चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। आजकल के दौर के अंदर आप लोग ने जेमिनाई और चैट जीपीटी के जरिए भी सर्च करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि जेमिनाई हो या चैट जीपीटी हो या एआई मॉड हो, इन सब के अंदर एक खामी होती है कि ये लोग बाज़ दफ़ा हेलुसिनेट करते हैं। मसलन आप उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो वो इस बात का एतराफ़ नहीं करते कि हमें नहीं पता, उल्टा वो ऊट पटांग या गलत जवाब दे देते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से पाला पड़ा होगा जिनसे आप ज़िंदगी भर की जो भी बात करें, आप उनसे कहें कि जी सर पे खुश्की हो रही है, वो उसका भी सोल्यूशन बता देंगे। आप बोले जी मेरा जो बच्चा है वो रोता बहुत है, उसका भी सोल्यूशन बता देंगे। मेरा बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, वो उसका भी सोल्यूशन बता देंगे। मुझे नौकरी नहीं मिल रही, वो हर मसले का उनके पास हल होता है। गाड़ी काम नहीं, कहा कोई चीज़ ऐसी ज़िंदगी में नहीं होगी जिसका उनके पास हल ना हो। इसके मतलब ये नहीं कि ये लोग जो होते हैं अपनी उस नॉलेज में एक्सपर्ट होते हैं, दुनिया की हर चीज़ को उनको पता है। बस वो बातों नहीं होते, उनको बात करने की आदत होती है। तो ये जो हमारी एआई है, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, क्लॉड हो, इन सब के अंदर भी खामी यही है कि ये सब के सब जो है बस बात करने के माहिर है। और अगरचे लेकिन इनके सर अंदर जैसे परप्लेक्सिटी है, वो तो इस तरह का नहीं है। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, अभी बात मुझे मुकम्मल करने दें। तो इन सब के अंदर ये मसला होता है कि ये इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। अब एज अ प्लानिंग के स्टेज के अंदर ये बात आप पे क्लियर हो कि आप लोग एआई के जरिए से ये काम ना करें, बल्कि आपके जो रॉ टूल्स हैं आप उसकी तरफ जाएं। ओके, अब इसमें जो रॉ टूल आता है जिसके जरिए से आप इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर जो है वो गूगल ही की प्रोडक्ट है। जैसे गूगल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, गूगल जीमेल, डॉक्स हो गए, आपके स्लाइड्स हो गए, शीट्स हो गए, तो इसी तरीके से गूगल स्कॉलर भी गूगल की एक प्रोडक्ट है। लेकिन ये गूगल से डिफरेंट है। इस गूगल स्कॉलर के अंदर आप जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं उसको ढूंढ सकते हैं। जो नॉर्मल गूगल है वो रोज़मर्रा की यूँ कह लें वेबसाइट्स के बारे में बताएगा आपको, वीडियोस के बारे में बताएगा, यूट्यूब वगैरह की जो चीज़ें सर्च करके बता देगा। लेकिन गूगल स्कॉलर जो है वो ख़ास तौर से इस काम के लिए बना है कि जितनी साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं वहाँ पे वो चीज़ ढूंढ के आपके बारे में आपको बताता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर काम करें, लेट्स से कि आपने कहा कि मेरा टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपने इसी के बारे में सर्च किया क्रिटिकल थिंकिंग, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। चलो आ गया द क्लासरूम। ओके, अब देखो इसी चीज को अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, ओके, अब जब मैं इसको गूगल पर सर्च कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट में, इस रिजल्ट में देखिए आपको वीडियोस भी नजर आ रही हैं, और इसके अंदर आपको ब्लॉग भी नजर आ रहा है। जैसे आपको नजर आ रहा है 21 के स्कूल, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप में आपका और मेरा रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो गूगल का नॉर्मल पेज है वो डिफरेंट होगा, वो आपके सर्च हैबिट्स को देख के भी बता रहा होता है कि आपकी क्या हैबिट्स हैं। अब उसको पता है कि जी 7 C's ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, 5 क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह इस तरीके से शो कर रहा है। लेकिन जब आप गूगल स्कॉलर पर सर्च करते हैं तो देखो हमारा रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है।
इसके अंदर सारे के सारे वो रिजल्ट हैं जो किसी न किसी रिसर्च जर्नल के अंदर पब्लिश हो चुके हैं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास अब इस पे पूरे यूआई को हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले तो इसमें सॉर्ट किया है उसने डेट के एतबार से, और दूसरा ऑप्शन वो दे रहा है कि सॉर्ट बाय डेट। ठीक है। फिर इसी तरीके से एनी सिंस 2025 से लेकर अब तक जो पेपर आए उस पर क्लिक किया तो वो उनको शो कर देगा। देखो 2025 से लेकर अब तक का कर रहा है, लेकिन जब एनी टाइम पे किया हुआ था तो वो 2014 2021 सबको कर रहा था। तो आपकी मर्जी, आप सिर्फ 2022 पे कर लें, जो 2022 से लेकर अब तक जो पेपर्स हुए 2022 23 25 सबको वो शो कर रहा है। सॉर्ट करना है तो सॉर्ट बाय डेट कर लें। ओके। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आगे 2026 वगैरह आगे चले गए। एनी टाइम पे क्लिक किया तो दोबारा और सॉर्ट बाय डेट कर दिया। ठीक है, 2026 से लेकर के आगे तक का सारा रिजल्ट हमें दिखा रहा है। अच्छा, अब होता ये है कि जब फॉर्मल रिसर्च कर रहे होते हैं, फॉर्मल रिसर्च के अंदर इंफॉर्मेशन लिटरेसी का एक मकसद, सॉरी, फॉर्मल रिसर्च के अंदर लिटरेचर रिव्यू का तो एक मकसद ये था कि हमने गैप मालूम करना था। एक और फॉर्मल रिसर्च के अंदर बड़ा मकसद ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का दावा कर रहे हैं, कोई क्लेम कर रहे हैं, तो उस क्लेम की साइटेशन को होना ज़रूरी है। मसलन किसी ने बड़ा अच्छा लतीफ़ा बनाया कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि डबल रोटी नरम होती है, तो वो आपको कहना काफ़ी नहीं है कि डबल रोटी नरम होती है, सबको पता है डबल रोटी नरम होती है। आपने कोई साइंटिफिक स्टडी दिखानी होगी, जिस साइंटिफिक स्टडी के अंदर उसने इस बात को प्रूफ किया होगा कि डबल रोटी नरम होती है। अच्छा, फिर फॉर्मल रिसर्च के अंदर तो कोई भी बात आप लिख रहे हो तो उसकी साइटेशन होना ज़रूरी है। फॉर्मल रिसर्च के अंदर एक और मकसद भी होता है कि आपकी जो साइटेशंस हैं, जहाँ से आपने किसी चीज़ को उठाया है, वो ज़्यादा पुरानी ना हो, 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, ऐसी पुरानी ना हो। वहाँ ये मकसद होता है, आपसे डिमांड की जाती है कि आप पिछले 3 साल की स्टडीज़ को दिखाएं या पिछले 5 साल की स्टडीज़ को दिखाएं। इसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे वो ये चाह रहे होते हैं कि आपने लेट से किसी एक चीज़ पे काम करना शुरू किया और पता चले कि जी वो तो पिछले 3 साल में कोई और भी काम कर चुका है। तो वो इस चीज़ को, इस यूनिकनेस को इंश्योर करने के लिए आपको फोर्स करते हैं कि लेटेस्ट रेफरेंसेस को लेकर आएं। लेकिन आपका मामला अलग है, आप एक्शन रिसर्च कर रही हैं। तो लेकिन एक्शन रिसर्च करते हुए भी ये वाली बात तो बहरहाल अपनी जगह है कि आपने साइटेशन देनी है। आप कोई भी दावा कर रही हैं तो उसका साइटेशन मौजूद हो। अगर आप कह रही हैं कि कराची में, पाकिस्तान के अंदर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी नहीं है, तो ये सिर्फ दावा करना काफ़ी नहीं है, आपके पास साइटेशन हो। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि समेटिव एग्जामिनेशन से बच्चों की सलाहियतें ख़त्म हो रही हैं या बच्चों को नुकसान हो रहा है, तो आपका दावा करना काफ़ी नहीं है, आपके पास उसकी साइटेशन भी लाजमन मौजूद हो। ओके। लेकिन लेकिन ये आपसे डिमांड नहीं की जाएगी कि बस पिछले 3 साल की रेफरेंस लेकर आओ, पिछले 5 साल के लेकर आओ। ये वाली डिमांड आपसे नहीं की जाएगी, क्योंकि एक्शन रिसर्च जो है वो थोड़ी सी निस्बतन यूँ कह लें कि उसके अंदर इतना रिजिड कंस्ट्रेंट्स नहीं होते। लेकिन ये बात आपके जहन में रखने की है कि अगर आप कोई सा भी दावा कर रहे हो तो आपके पास उसका रेफरेंस लाजमन मौजूद हो। तो ये जो ईयर्स होते हैं, आपको इसका मकसद समझ में आ गया कि आप इसके जरिए से देख सकते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च क्या है, 2025 से लेकर अब तक क्या हुआ है, पिछले 4 साल में 2022 से लेकर अब तक क्या हुआ। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल आपका? ओके। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाए साइटेशन। ये जो साइटेशन होती है वो ये बता रही होती है कि जितनी ज़्यादा साइटेशन होती है, यूँ समझे उसकी वैल्यू भी इतनी ज़्यादा होती है। जिस चीज़ को जितने ज़्यादा लोगों ने रेफ़र किया होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मसलन अगर आपसे कहा जाए, अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझे अपने छोटे भाई का स्कूल में एडमिशन करवाना है और कौन सा अच्छा स्कूल है, आपने आके कॉलेज में लोगों से बात की, किसी ने कहा कि मसलन आप जो है वो उनको पायलट पब्लिक स्कूल में करा दो। लेकिन 10 बंदों ने कहा कि यार तुम ना उसको एडमिशन करवा दो फॉर एग्जांपल इल्लामा इकबाल स्कूल के अंदर। तो अब आपने देखा 10 बंदे जब इल्लामा इकबाल स्कूल की बात कर रहे हैं तो आपके दिल में खुद ब खुद आएगा कि 10 बंदे जब इल्लामा इकबाल स्कूल को रेफर कर रहे हैं और सिर्फ एक बंदा जो है वो पायलट स्कूल को रेफर कर रहा है, तो शायद इल्लामा इकबाल ही ज़्यादा बेहतर है। ओके, आई थिंक ये नेचुरली सी बात है कि जो जब लोग किसी चीज़ को ज़्यादा वो करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेहतर लगता है। तो होता ये है कि जिस चीज़ की साइटेशंस बढ़ती चली जाती हैं उसकी वैल्यू भी अमूमन ज़्यादा होती है।
और सीधी सी बात है, जो जितना पुराना पेपर होता है उसको साइटेशन की तादाद भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो साइटेशन है इसकी तकरीबन 900 लोगों ने इसको साइट किया हुआ, तो इस पेपर की वैल्यू 17 लोगों के साइटेशन से ज़्यादा होगी। लेकिन आप फिर साल भी देखो, ये 2014 का है, ये 2002 का है, तो ये भी एक इशू होता है। लेकिन बहरहाल अगेन एक्शन रिसर्च के अंदर इतना सोचना नहीं पड़ता कि किस किस साल की पब्लिकेशन है, लेकिन ये आपको ज़रूर हो कि जिसकी साइटेशन ज़्यादा है अमूमन उस पेपर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो गूगल स्कॉलर की मदद से आप अपने टॉपिक तक, तो अपने टॉपिक के रेलिवेंट जो रिसर्च है उस तक पहुंच गए। अब आप चाहें तो इसके अंदर आप यूँ कर सकते हैं कि इसके अलावा दूसरी टर्म्स के बारे में भी इससे पूछ सकते हैं। ओके, मतलब कुछ तो वो खुद सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ आप भी कह सकते हैं कि चलो फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग क्लासरूम, और आपने कुछ और सोचा, आपने सोचा कि फॉर एग्जांपल इसी के अंदर आपने आपने सोचा कि क्रिटिकल थिंकिंग इन प्राइमरी स्टूडेंट्स, रेलिवेंट टर्म्स को ढूंढ ढूंढ के आपने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। अब जेमिनाई से, चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि मेरा ये टॉपिक है, उसकी रेलिवेंट की टर्म्स मुझे बना के दो। तो उससे जो तीन आपको 10-12 रेलिवेंट की टर्म्स बनाई, तमाम के तमाम को आपने इस तरीके से सर्च करके अलग अलग उसको सर्च करके आपने रिजल्ट लेकर आ गए। यहाँ तक कोई सवाल आपका? मुलायका, मुलायका माइक सही हो आपका? मुलायका भी आवाज नहीं आ रही। ओके जी, मरियम कोई सवाल? नहीं सर। ओके। अच्छा, अब करना क्या है, लेट्स से वन बाय वन आपने लिंक्स को खोलना शुरू किया। अब देखो, किसी भी लिंक को खोलोगे, एक्सेप्ट ऑल कुकीज वगैरह, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है। ये नजर आ रहा है DOI लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर रिसर्च पेपर के अंदर आपको एक DOI, एक अच्छे रिसर्च पेपर के अंदर, एक अच्छी पब्लिकेशन के अंदर आपको DOI जरूर नजर आएगा। हम सर्च कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी DOI आ गया। अरे, इस पे देख लेते हैं, इसके अंदर DOI कहाँ पर है। ओके, सर्च कर लेते हैं DOI। ओके, यहाँ पे देखो, ये किसी और पेपर का DOI है, इसका अपना नहीं है। इसका अपना DOI कहाँ पर है? साइटेशंस। ओके, सबसे आखिर में इसका इसका अपना DOI जो है सबसे आखिर में आया हुआ है। हर रिसर्च पेपर का आपको DOI नजर आ रहा है। DOI कहलाता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जिस तरीके से आपका अपना जो आइडेंटिफायर है नेशनल लेवल पे, वो आपका NIC नंबर है, आपका ID कार्ड नंबर है। कॉलेज लेवल पे जो आपका आइडेंटिफायर है वो है आपका सीट नंबर। तो इसी तरीके से रिसर्च पेपर्स, जितने भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, उनको एक आइडेंटिफायर असाइन हो जाता है जिसको कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अब ये वेबसाइट का जो URL नजर आ रहा है, ये शायद चेंज हो जाए, वेबसाइट चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये जो DOI है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। मसलन आप अपना नाम भी चेंज कर लें, तो आपके नाम के चेंज करने के बावजूद आपका NIC नंबर कभी चेंज नहीं होगा, तो DOI कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को हम साथ ही साथ, याद है हमने बात की थी, हम प्लान कर रहे हैं, हमने प्लान थोड़ा सा किया, गूगल स्कॉलर को यूज कर रहे हैं। अभी अलिशबा ने बात की थी परप्लेक्सिटी की, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। आपने खैर प्लान करके उसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना शुरू किया। गैदर करने के साथ साथ आपने इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट पे भी काम किया, क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे, पेपर्स को जमा कर रहे होंगे, तो आपको फिर ये भी तो है ना कि उसको एक तरह से उसका पूरा आर्काइव बनाए, चीज आपके सामने हो, पता हो कि मैंने कौन सी चीज को कहाँ रखा है, किस तरह से किया है, वरना आपको फ्यूचर में चीजें ढूंढने में लाजमन प्रॉब्लम होगा। तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अब इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक तरीका जो मैं बताता हूँ कि आप एक गूगल शीट बनाएं। अब गूगल शीट के अंदर आप जो है एक कॉलम बना लें। लेट्स से आपने बनाया टाइटल, एक बना लिया आपने DOI, एक बना दिया आपने पब्लिकेशन ईयर, और एक आपने बना दिया जर्नल। जर्नल यानी कि इस मैगजीन के अंदर वो पब्लिश हुआ है।
शीट का नाम आपने रख दिया। अब मेरा तरीका ये होता है कि मैं हमेशा डेट डाल देता हूँ, ठीक है। माई लिटरेचर, माई, सॉरी, एक्शन रिसर्च लिटरेचर रिव्यू। अब जो पेजेस, जो पेपर्स आपको अपने काम के रेलिवेंट लगे, आपने उसका टाइटल आपने उसका टाइटल सेव कर लिया। आपने साथ ही साथ इसका DOI भी आपने सेव कर लिया। फिर आपने उसका ढूंढा पब्लिकेशन ईयर। पब्लिकेशन ईयर जो है, ये इंफॉर्मेशन इसकी नीचे ही होगी, किस साल ये पब्लिश हुआ है। ओके, ऊपर ही दी हुई थी, सॉरी, मार्च 2021। मैंने सिर्फ सेव कर लिया 2021। और किस जर्नल के अंदर भी पब्लिश हुआ था, जर्नल का नाम जो है साइंस डायरेक्ट। बल्कि इसका नाम है थिंकिंग स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। तो मैंने लिखा साइंस डायरेक्ट का थिंकिंग स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। अब देखो, इस तरीके से मेरे पास तमाम चीज़ें मैनेज होते जा रही हैं कि मैंने कौन कौन सा पढ़ा। अब होता ये है कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर बेटा 10 तो कुछ भी नहीं है, 20-30 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो बहरहाल मैं आप लोग से एक्शन रिसर्च के अंदर एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 11-12 पेजेस तो आप लोगों ने, पेपर्स तो आपने ऐसे पढ़े हुए हो। तो आप ऐसी गूगल शीट बनाएंगे, उसमें अपने काम के जो रेलिवेंट पेपर्स हैं उसके इसी तरीके से आप लिंक्स बनाते जाएंगे। मुमकिन है अब आप में से कोई बोले कि सर ये सिर्फ 4 कॉलम बनाने। आपकी मर्जी है, आप 4 से ज़्यादा बनाना चाहती हैं, 4 से ज़्यादा बना लें, आपकी मर्जी। लेकिन ये 4 की जो एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपके पास बहरहाल जमा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि चलो ये तो हमने कर लिया, अब क्या करना है। इसको पढ़ना भी है तो डिटेल में कैसे पढ़ें। अब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मेरे सामने आया एब्स्ट्रैक्ट, जो कि है खुलासा। इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है जी। लेकिन आगे जब मैं पढ़ने गया तो यहाँ पे वो उसने लॉक किया हुआ। ओके, मैं यहाँ पे पढ़ने गया, मैंने पढ़ा, यहाँ पढ़ के ये चीज़ खत्म हो गई, आगे कुछ है ही नहीं। मैं यहाँ पहुंचा पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ना शुरू किया, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, और बस खत्म। फिर रेफरेंसेस आ गए। अब वो कह रहे हैं कि बाय कर लो, बाय करने के लिए तकरीबन 40 यूरो कह रहे हैं। 40 यूरो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव, किस तरह से हम इन पेपर्स पे ढूंढें। जी, क्या सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास, अलिशा। सर एक एक होती है वेब आई थिंक वेबसाइट साइहब, लेकिन उस वो जो है मतलब वो 2021 से पहले तक की वो देता है, और एक और होती है लीजिट में इस तरह करके, उसे भी हम शायद ढूंढ सकते हैं। इस तरह के ऑल्टरनेट गुड। बाकी हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ये वेबसाइट है साई हब के नाम से। अच्छा, मजे की बात ये है कि साई हब वाले कोशिश कर रहे थे कि सारे के सारे पेपर्स डालें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, उन्होंने इंडिया के अंदर इस पे केस कर दिया। और अभी जो है वो वेबसाइट्स को, वो 2021 के बाद से अब तक कोई नए पेपर्स अपलोड नहीं कर रहे। इसके अलावा जो है इनकी जो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर ये मतलब ये वेबसाइट्स ब्लॉग भी होती रहती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि साइहब.li पे चले जाओ, साइहब.फला पे जाओ, लेकिन जब आप जाए तो शायद वो वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी हो। आप परेशान ना हो, आप विकीपीडिया पे साइहब का पेज खोलें, तो उसके अंदर जो लिंक्स आए हुए हैं उनमें से किसी भी लिंक को खोलेंगे वो आपका चल जाएगा, ठीक है। ये खुल गया। अच्छा, अब जो मैंने DOI कॉपी किया था, इस DOI को मैं इसके अंदर इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। ओपन, अच्छा यहाँ पे आ गया, सॉरी, एंटर URL। अब जो मैंने अभी DOI को कॉपी किया था वो था ये, इसको मैंने ओपन किया और इसने ढूंढ के मुझे पेपर दिखा दिया। इसने प्री प्रूफ तो दे दिया मुझे, प्री प्रूफ बहरहाल मिल गया हमें पेपर। इसको पढ़ के हमें अंदाजा हो गया कि उसके अंदर क्या चीज़ आई है, ठीक है। अच्छा, एक और वेबसाइट है जिसका नाम है एनाज। चलो आप लोग सिर्फ साइहब पे काम करो, जब यहाँ पे फंसने लगो तो मुझे बताना, ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ। अब आपने इसको फिर अपने पास डाउनलोड कर लिया। अब जो आप इसको डाउनलोड कर रहे हो, अब डाउनलोड करने के अंदर आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, इसका तरीक़ेकार आप ये बनाओ कि गूगल ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बनाओ और उसके अंदर उसको सेव करो। अब आपको अगर चलो मैं आपको गूगल ड्राइव के अंदर फ़ोल्डर भी बना के दिखा देता हूँ, मैं क्या किस चाह रहा हूँ। एक मिनट अगर आप रुक जाएँ, मैं ड्राइव खोल लूँ अपने पास।
ओके, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आ गई। अब मैंने फ़ोल्डर बना दिया एक्शन रिसर्च के नाम से। अच्छा, अब आप कहेंगे सर गूगल ड्राइव पे क्यों सेव कर रहे हैं? इसलिए सेव कर रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि आप लोग काम कर रहे हैं और आपका काम ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट काम है, और उस इम्पोर्टेंट काम के दौरान आपका कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका जो सारा का सारा डेटा है वो लूज़ हो जाएगा, ठीक है? आप उसको मतलब वो आपके हाथ से निकल जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो अब उस लॉस से बचने के लिए हम साथ ही साथ उसका गूगल ड्राइव के ऊपर बैकअप बना रहे हैं। ये आपको शायद लग रहा हो कि कोई मामूली सी बात है, नहीं ये मामूली बात नहीं है। हमारे पास हर सबसे बड़ी बात यही है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि पिछले 2 सेमेस्टर का जो नोट्स थे वो दे दो। पिछले जो तुम लोगों ने 4th सेमेस्टर के अंदर जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पेपर्स थे ना, पास्ट पेपर्स, वो दे दो। आप में से अक्सर लोग मुझे ना पास्ट पेपर्स दे पाएंगे और ना ही नोट्स दे पाएंगे, क्योंकि आप लोग वक्त के साथ साथ आप लोग को नजर आता है कि इन्फॉर्मेशन को इस तरह से मैनेज करना, सेव करना आप लोग के लिए मुश्किल होता चला जाता है। व्हाट्सएप पर ही लोगों ने चीज़ों को सेव किया हुआ होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं और आपने एक्चुअली रिपोर्ट सबमिट करवानी है 8th सेमेस्टर में, बीच में जून जुलाई की छुट्टियां भी आ रही हैं, आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो इसलिए हाथ के हाथ उसका गूगल ड्राइव के ऊपर बैकअप बनाते जाएं। लेकिन आपने देखा है फाइल का नाम कितना अजीब सा आ रहा है, लियांग 2021 पीडीएफ। अब कल मैं आपसे पूछूंगा कि ये चीज़ कहाँ से ली थी, आप कहेंगे सर वो इसी में से ना किसी पीडीएफ में थी, वो नाम याद नहीं आ रहा सर, वो लियांग 2021 में थी या फला में थी। इससे बेहतर है कि आप शुरू ही से उसका नाम बेहतर कर लें। मेरे जहन में इसका नाम बेहतर करने का तरीका ये है कि जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो सबसे पहले आ जाए। उसके बाद जो मेरा तरीका है, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, कि इसके जो डीओआई के आखिरी का जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो स्लैश के बाद नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। उसके बाद फिर एक हाइफन लगा के आप इसका टाइटल का शॉर्ट फॉर्म या पूरा टाइटल ही लिख दें, आपकी मर्जी। अगर आपका टाइटल डिटेल में भी आ जाता है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आप आजकल के जो फाइल सिस्टम है वो बड़े बड़े फाइल नेम्स को सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब तुम देखो, जब ये मेरे पास फाइल्स जमा होती जाएंगी तो खुद ब खुद साल के हिसाब से जमा होती जाएंगी। 2021 ऊपर आएगा और बाकी जो पुराने होंगे वो नीचे आते जाएंगे, राइट। साथ ही साथ मेरे पास डीओआई का एक हिस्सा भी आ रहा होगा, तो मेरे लिए ढूंढना आसान है। फिर साथ ही साथ मेरे पास टाइटल भी आ रहा है। तुम देखो, जो पहले वाला तरीका था लियांग 2026, वो बेहतर था या ये वाला तरीका बेहतर था? कौन सा तरीका आपको बेहतर लग रहा है? मैं दोबारा भी अपलोड करके दिखा दूं, आप लोग खुद मुझे बताएं कौन सी वाली फाइल बेहतर लग रही है। मुलायका, मुलायका प्लीज बेटा माइक को देखो कि आप, तुम्हें बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। अब बोलो मुलायका, कुछ बोल भी दो। नहीं मुलायका, आवाज नहीं आ रही। मेरा मशवरा है कि मोबाइल से आप कनेक्ट करो, गूगल मीट को मोबाइल से ज्वाइन करो, मेरे ख्याल में मसला हल हो जाएगा। जी मरियम शौकत। जी सर, जो बाद में रीनेम किया है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ को भी ट्राई कर लेते हैं, जैसे ये 2016 का है, इसका हमने डीवाई कॉपी किया, और चलो इसको पूरा हम यहीं पे करते हैं, दोबारा इसको करते हैं, यहाँ पे डीवाई डाला हमने। ओके, उसके बाद फिर हम इसके टाइटल के ऊपर फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू इफेक्टिव पेडागोजी, इसको हमने डाला। Okay, उसके बाद आपने डाला जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन 2002, 2002 जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, अब इस रिसर्च पेपर को हम साइहब पे ढूंढ लेते हैं। वापस गए, डाला, ओपन, ठीक है, ये आ गया, इसको सेव किया। अच्छा, अब वापस यहाँ, अब देखो वही वाली बात। ओके, इसकी मैं कॉपी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग के जहन में रहे कि पुराना नाम भी आपके सामने हो, नया नाम भी आपके सामने हो। ओके, अब इसका नाम हमने सेट किया 2022, और इसका जो डीओआई था उसका आखिरी का हिस्सा हमने उठाया, ये हो गया। फिर इसका टाइटल का आखिरी हिस्सा हमने लिया, दैट्स इट। अब देखो, खुद ब खुद ये पूरा सेव होता जा रहा है। देखो, हमें साल भी नज़र आ रहा है, हमें थोड़ा सा डीओआई भी नज़र आ रहा है, कंप्लीट नहीं आ रहा लेकिन आ रहा है, और टाइटल भी आ रहा है।
इसको मैं सॉर्ट करूंगा, देखो खुद ब खुद अगर मैं डिसेंडिंग में किया तो 2021 ऊपर आ गया, और असेंडिंग में किया तो 2002 ऊपर आ गया। ये जो पुराने नाम है इनके मुकाबले में देखो, ये जो नाम हम जिस तरह से सेव कर रहे हैं, ये कितना कितना तरीकेकार, कितना बेहतर है। ओके, अच्छा जी, ये काम हमारा हो गया। अब इसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर, अच्छा बाज़ दफ़ा आपको नए पेपर्स नहीं मिलेंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। अभी आप इसी का काम करें साहब का। दूसरा तरीका जो है वो है एनाज आर्काइव, वो भी मैं बता दूं। और एनाज आर्काइव का जो लिंक इस वक्त चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। इस वाले पे गए, इसकी भी वेबसाइट का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये बंद होती रहती है। एनाज आर्काइव डॉट जी एल चल रहा है, आप इसके ऊपर भी यहाँ पे डी डाल के चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। और लेट्स सी कौन सा कंटेंट हमें मिलता है, कौन सा कंटेंट नहीं मिलता। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पेड वॉल के पीछे छुपे हुए होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस होते हैं। बाज़ ओपन एक्सेस होते हैं जिनको आप फ्रीली पढ़ सकते हैं, बाज़ जो होते हैं वो सब्सक्रिप्शन बेस होते हैं। अगर आप लोग ने जो मेरी लेक्चर की सीरीज थी लास्ट ईयर की, अगर मेरे ख्याल में आप तीनों को मैंने देखने कहा हुआ है, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि दोनों बिजनेस मॉडल हैं। एक के अंदर राइटर पे करता है, रीडर को फ्री मिल जाता है, एक में रीडर को पे करना होता है, राइटर को फ्री मिल जाता है। बहरहाल अब आपके पास कोई पेपर ओपन एक्सेस में होगा तो आपको फ्री में रीड करने को मिल जाएगा, लेकिन मुमकिन है आपको पेपर्स जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में मिले जहाँ पे आपको पे करना पड़े। तो आप पे नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। €40 $30 पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम है, इतनी तो हमारे यहाँ लोगों की तनख्वाहें होती हैं। तो आप जो है उसको इसी तरीके से साहब की मदद से और एनास आर्काइव डॉट जी एल की मदद से आप इसके अंदर इनको सर्च करके अपने पास इस तरह से सेव करते जाएं। मैं तरीक़ेकार ये अख्तियार करूँगा कि मैं आपको गूगल शीट भी बना के दूँगा, आपसे शेयर करूँगा, आपने उसी गूगल शीट में डालना है। और इसी तरीके से मैं आपको गूगल ड्राइव का भी फ़ोल्डर बना के दूँगा, आप लोग से आपके अपने अकाउंट के साथ शेयर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अलिशबा का अलग फ़ोल्डर होगा, मरियम शौकत का अलग और मुलाइका का अलग। तो आप लोग अपने-अपने कंटेंट को उस फ़ोल्डर के अंदर सर्च करके मुझे बताएँगे, ठीक है? सॉरी, चीज़ों को अपलोड करके इस तरीके से मुझे दिखाएँगे। अच्छा जी, ये काम हो गया। अब यहाँ पर एक और मैनेजमेंट के हवाले से मैं एक और बात आपको बता रहा हूँ। अभी तो आप लोग गैदर कर रहे हैं और गैदर के साथ साथ मैनेज भी कर रहे हैं। गैदर करने में क्या था, डाउनलोड कर रहे हैं, ओके, सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड्स को एआई की मदद से नए नए कीवर्ड बना के सर्च कर रहे हैं, उसको गैदर कर रहे हैं। और इसको गैदर करने के बाद उसको गैदर करने के लिए आप एनास आर्काइव और साहब को यूज़ कर रहे हैं। मैनेज करने के लिए आप गूगल शीट को यूज़ कर रहे हैं। मैनेज करने के लिए आप फाइल्स का एक नॉमेनक्लेचर आपने तय किया है, आप इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके मैनेज करने का एक और तरीका है जो कहलाता है ज़ोटेरो, और वो भी आपने यूज़ करना है, ओके। इसको भी इसी मरहले पे यूज़ करना ज़रूरी है, zotero.org। इस पे अपना फ्री अकाउंट बना लें आप, ओके। और फ्री अकाउंट बनाने के बाद इसकी ऐप को विंडोज़ पे, एंड्रॉयड पे, जिस पे भी आप यूज़ करते हैं उस पे सेव कर लें। इसके अलावा इसका क्रोम का एक्सटेंशन है वो भी आपके पास होना चाहिए। और क्रोम का एक्सटेंशन जो है, लेट मी सी कहाँ पर आता है, डाउनलोड पे गया मैं, ये आ गया, इंस्टॉल क्रोम कनेक्टर। तो होता ये है कि इसके अंदर आपको डेस्कटॉप पे भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, डाउनलोड पे जाके, अवेलेबल फॉर मैक एंड विंडोज़। तो आपको इसको जाके अपने विंडोज़ के लिए भी करना पड़ेगा, ओके। और आपको साथ ही साथ क्रोम का भी एड ऑन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरे उसके ऊपर मौजूद है, मेरे मैक के ऊपर मौजूद है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन साथ ही साथ पहले इसको मैं क्रोम पे भी इंस्टॉल कर दूं। ओके, क्रोम में ये मेरे पास पहले से मौजूद है। ओके, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके, अब इस क्रोम के अंदर जाके मैंने क्रोम के अंदर यहाँ पे ये आ रहा है आपका ज़ोटेरो कनेक्टर, ये रहा ज़ोटेरो। आप इसमें लॉगिन करेंगे, जब पहली दफ़ा चलाएंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, ओके। और आपकी मोबाइल अब करना ये है, बहरहाल मैं आई एम होपफुल कि आप लोग माशाल्लाह 7 सेमेस्टर में आ चुके हैं,
और आप लोग की कंप्यूटर लिटरेसी के स्किल्स इतने हैं कि आप लोग Zotero को खुद ही इंस्टॉल भी कर लेंगे, उस पे अपना फ्री अकाउंट भी बना लेंगे, और साथ ही साथ जो है आप उसके साथ अपना ये जो इस क्रोम को उसके साथ आप क्रोम के एड-ऑन को उसके साथ कनेक्ट भी कर लेंगे। अब देखो मैंने चलाया तो वो कह रहा है कि भाई आपका Zotero चल भी रहा है, नहीं चल रहा, तो मेरे पास नहीं चल रहा। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन लाइब्रेरी में भी सेव करके देख सकते हैं। बहरहाल मैं उसको अपने डेस्कटॉप पे चला रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। ओके, ये खुल गया मेरे पास। और ओके, ये आपको Zotero नजर आ रहा है अलिशबा? यस सर। ओके, तो अब इस देखें Zotero के अंदर जिन जिन पेपर्स को मैं पढ़ता गया पूरा देखें इसमें रिकॉर्ड बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, मैंने फोल्डर्स भी बनाए हुए हैं अपने एमफिल के थीसिस के। किसी पेपर पे क्लिक कर रहा हूँ, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आ रही है, वेब पेज का टाइटल आ गया, डेट आ गई। ये खुद ही जो है ना इन तमाम चीज़ों को फैच कर लेता है, अक्सर व बेशतर। बाज़ दफ़ा अपने हाथ से लिखना पड़ता है लेकिन खुद ही ये कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं सिनॉप्सिस की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने पेजेस हैं, फिर आगे दोबारा अलग काम किया, पब्लिकेशंस पे करूँ उसका अलग हो गया, एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहा था, तो ये काफ़ी सारे आपके पास इस तरह से कलेक्शन बनते जाते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपके डेस्कटॉप पे भी ऐप चल रही है और दूसरी ये वाली ऐप आपकी क्रोम पे भी चल रही है, दोनों का होना ज़रूरी है। तो आपने अब यहाँ पे क्लिक किया। अब इसने कहा कि किस फोल्डर में सेव करना है। मैंने कहा माई लाइब्रेरी में सेव कर दो। ओके, अब वो उसने उसको माई लाइब्रेरी में सेव कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी माई लाइब्रेरी में वापस जाके। माई लाइब्रेरी के अंदर अभी क्या था, फॉस्टरिंग के नाम से किया था ना हमने, ये रहा फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, खुद ब खुद आ गया, देखा आपने? नाम भी आ गया, ऑथर का नाम भी आ गया, साथ ही साथ जो है उसका वॉल्यूम भी आ गया, पेजेस, डेट वगैरह भी आ गई, तमाम इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद उसने कलेक्ट कर ली। बाज़ दफ़ा नहीं कर पाता तो आप अपने हाथ से भी ना उसको लिख के चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखो ऑथर का नाम चेंज करना है, मसलन ऑथर का नाम मैंने यहाँ पे लिखना है, मसलन मैंने लिखना है मुलाइका, हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को अपने पास से अपडेट कर सकते हैं। एक और पेपर पे चलते हैं, फॉस्टरिंग वाला आर्टिकल था हमारा, हमने इसको भी Zotero पे जाके, Zotero को ये वाला एड ऑन है, इस पर मैंने क्लिक किया, इसने उसको माई लाइब्रेरी पे सेव किया, और ये आ गया फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू इफेक्टिव पेडागोजी। इस तरीके से भी आप ये पूरा दोनों का, यानी आप दो जगह पे मेंटेन कर रहे होंगे, आप एक यहाँ पे मेंटेन कर रहे होंगे गूगल शीट पे, और आप इसको Zotero के अंदर भी मेंटेन कर रहे होंगे। Zotero पे मेंटेन करना ये असल में आपके काम आएगा जब, एक तो वैसे भी जब इंशाल्लाह ताला आप लोग पढ़ते रहेंगे और भी पढ़ेंगे, और आपकी तालीम का, पढ़ाई का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, तो आप लोग फ्यूचर में भी जब पढ़ते रहेंगे तो आप लोग होपफुली आप लोग के पास बहुत सारे इस तरह से रिसर्च पेपर्स जमा हो जाएंगे। तो आपके पास एक ऐसा मुस्तनद तरीका होना चाहिए जिसके ज़रिए से अपनी इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकें, तो Zotero एक बहुत अच्छा टूल है। इसके अलावा जब प्रेजेंटेशन के स्टेज के ऊपर जब आप लोग अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे होंगे तो वहाँ पे भी Zotero आपके इस तरीके से काम आएगा कि सारी की सारी साइटेशन Zotero आपके लिए मैनेज करके दे देगा, आपके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब इस मरहले पे आपने गैदर भी किया, आपने उसको मैनेज भी किया, मैनेजमेंट के अंदर आपने गूगल शीट को भी यूज़ कर रहे हैं, आप जो है Zotero को भी यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा गूगल ड्राइव के ऊपर जो है आप फाइल्स को ख़ास तरीके से, ख़ास नोमेनक्लेचर से नामों को लिखते हुए आप उसको सेव कर रहे हैं। और ये जो Zotero है वो ख़ास तौर से मैनेजमेंट में तो काम आ ही रहा है, लेकिन आगे चल के जब हम प्रेजेंटेशन के स्टेज पे पहुंचेंगे वहां पे भी आपके ये काम आ रहा होगा। जी, अब कोई सवाल यहाँ तक की बातों के मुतालिक, किसी का कोई सवाल? सबसे पहले मरियम शौक, मैं आप लोग को 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग 2 मिनट लें, सांस लें, थोड़ा सोचें, और फिर मुझे बताएं। कोई बात क्लियर ना हो तो मुझसे पूछें प्लीज। और मेरा ये सवाल है कि अभी जो आपने सेकंड आर्टिकल या थर्ड आर्टिकल को देखा था उसमें आपने बोला DOR है
वो ऊपर वाला नहीं है, वो नीचे वाला है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जो हमें शीट में लगाना होगा तो हमें कैसे पता ओके। चलेगा कि हमारा कौन सा वाला लिंक है? अच्छा, देखो इसमें थोड़ा सा ताल्लुक आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे मैंने यहाँ पे डीओआई को सर्च किया, देखो डीओआई, अब देखो ये किस में आ रहा है, रेफरेंसेस में आ रहा है। इस पेपर ने जिन पेपर्स को रेफर किया है, साइट किया है, उनकी साइटेशन भी उसने डाली हुई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल खुद क्या था, स्ट्रेटजीज फॉर फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग डिस्पोजिशंस इन द टेक्नोलॉजी क्लासरूम, राइट? ऐसे ही है। हम्म, लेकिन जब हम इस वाले डीओआई पे जा रहे हैं, तो ये तो आर्टिकल कुछ और है, इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अलग अलग हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब मैं अगले पे गया। अ, ये भी देखो, दूसरा रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस के हेडिंग के अंदर ही आ रहा है। यहाँ जो आ रहा है अबाउट दिस आर्टिकल, अब मुझे पता चला कि यहाँ पे उस आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है। तो साइट दिस आर्टिकल, वो बता रहा है कि जी कभी आपने इस आर्टिकल को साइटेशन देनी हो तो उसके लिए आप ये वाला डीओआई यूज करें। तो इस तरह से मुझे पता चला कि भाई ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली इस आर्टिकल के मुतालिक है। तो आपका, मरियम का सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत अच्छा सवाल है कि आपने सिर्फ आंख बंद करके पहले डीओआई को कॉपी नहीं करना, आपने खोपड़ी लगानी है, दिमाग इस्तेमाल करना है। मुमकिन है उस पेज पे जो रेफरेंसेस है उसका वो डीओआई आ रहा हो, आपने उसको देख के फिर फैसला करना है। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल सही है, वेबसाइट बनाने वालों की गलती है। यहाँ पे उन्होंने कितना खूबसूरत किया हुआ है कि ऊपर ही ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, एयर भी ऊपर मौजूद है। यहाँ उन्होंने उल्टा किया हुआ है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो नीचे दी हुई है। ठीक है, पब्लिकेशन भी आखिर में दिया हुआ है। तो बहरहाल ये हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, ये आपको थोड़ा सा इसमें बैठ के समझना पड़ेगा। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये वाले रूल को फॉलो करना, आपको खुद थोड़ा देख के समझना होगा। अच्छा, एक और तरीका, आसान तरीका एक और भी है मरियम, कि आप उस डीओआई को जब कॉपी कर रहे हैं ना, आप उसको खोल के न्यू टैब के अंदर पेस्ट करो, ये पूरा यूआरएल है। ठीक है, देखो ये खुला। ठीक है मरियम, और अगर मैं पहले वाला जो डीओआई था उसको मैं यूज करता, याद है जो ऊपर आ रहा था, ये वाला आ जी। रहा था ना, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ तो क्या होता है? मैं गया, मैंने इसको डाला, ये आखिर के डॉट हटा दो, आखिर का डॉट हटा दो, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, देखो कौन सा पेपर खुलता है, ये तो कुछ दूसरा पेपर खुल गया। हम्म, इससे मुझे पता चला कि इसका डीओआई ये वाला नहीं था, इसका जो डीओआई था ये वाला था जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था, ताकि उससे वो खुल जाए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो गया, मरियम की वजह से सामने आ गया कि डीओआई पूरा एक यूआरएल होता है। जब आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे वेब ब्राउजर के अंदर, तो असूलन जिस पेपर का डीओआई है वही पेपर खुलना चाहिए। ठीक है, ओके, अब आप लोग 2 मिनट ले लें, अपने और भी सवाल जहन में आए तो सवाल पूछें। ओके जी, मरियम कोई और सवाल आपका? नहीं सर। ओके, मुलायका कोई सवाल? मुलायका तुम्हारी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। सवाल है तो फिर मुझे या तो फिर डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर दो। ओके, अलिशबा कोई सवाल? सर मेरा ये सवाल है कि मेरे फर्स्ट जैसे अगर किसी पेपर में डीओआई ना हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा या हमेशा लाज़मी पेपर में होता है? ओके, और कोई दूसरा सवाल? बस यही सवाल है? जी, जी, यही सवाल है। ओके, ओके, अलिशबा खुद को म्यूट कर लीजिएगा। ओके, अलिशबा का सवाल है कि अगर किसी पेपर का डीओआई ना हो तो आप उसका जो यूआरएल है ना उसको सेव कर लें, और दैट्स इट। अमूमन जितने भी अच्छे पेपर है ना उनका डीओआई होते हैं। अगर किसी का डीओआई नहीं है तो शायद वो, मशकूक तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि वो वीक है। जितने भी अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं, जितने भी अच्छे जर्नल्स हैं, वो हर रिसर्च पेपर को ऑटोमेटिकली डीओआई असाइन कर रहे होते हैं।
तो बहरहाल लेकिन आपको मुमकिन है आपको ज़िंदगी में काम की चीज़ें मिलें और मिल सकती हैं। बुक्स मिलेंगी आपको जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आपको बुक्स भी तो मिलेंगी, आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, वेबसाइट्स मिलेंगी। उनकी वैल्यू निस्बतन कम होती है लेकिन वैल्यू तो है। तो इसीलिए आप वहाँ पे क्या करेंगे, उनका यूआरएल सेव कर लेंगे गूगल शीट के अंदर और बाकी जो काम है वो ज़ोटैरो से कराएंगे। ज़ोटैरो खुद ही संभाल लेगा इस चीज़ को। ओके, लेकिन कोशिश करें कि यूआई वाली चीज़ों की तरफ जाएं। जी फातिमा, कुछ सवाल आपका? फातिमा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, आपने अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट भी नहीं किया हुआ। सुगरा, कोई सवाल आपका? नो सर, कोई सवाल नहीं। ओके, बंद कर दे माइक को सुगरा। अच्छा जी, अब ये हमारा काफ़ी सारा काम हो गया। अब तो अभी तक तो सिर्फ हमने जमा ही किया था। अब हम चलते हैं इवैल्यूएट की तरफ। इवैल्यूएशन में क्या करना है? इवैल्यूएशन के अंदर आपने हर रिसर्च पेपर को खोला अपने पास, और अब आपके पास तो एक बहुत अच्छे टूल्स मौजूद हैं। इसके अंदर आपने इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के लिए आप यूज़ करें, लेट्स से इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले तो। इसकी मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ वापस। इसको मैंने खोला। ओके, अब इसी के अंदर हाईलाइट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, नज़र आ रहा है ड्रॉ का। अच्छा यार, अब इसको ना भी यूज़ करो, मैं या तो फिर इसको दूसरी ऐप में खोलता हूँ। एक मिनट अगर आप मुझे दें। देखो आपके पास, आप सबके पास एक ऐप मौजूद है, अपने मोबाइल पे भी आपके पास हो सकती है, एडोबी एक्रोबैट रीडर। आप इसी ऐप को इस्तेमाल करें, ठीक है? ये आपके क्रोम पे भी मिल जाएगी आपको और आपके विंडोज़ और मैक के लिए भी मिल जाएगी। इसके अंदर अकाउंट भी अपना बना लें ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सेव होती रहें। अच्छा, अब इसके अंदर फ़ायदा ये है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स को आप अपने जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अब जब हम इवैल्यूएशन के स्टेज पे जा रहे हैं, अब आप कह सकते हैं सर आप कौन सी ऐप को यूज़ कर रहे हैं? मैं मैक की ऐप यूज़ कर रहा हूँ प्रीव्यू के नाम से। लेकिन आप लोग ने जो यूज़ करनी है वो है एडोबी एक्रोबैट रीडर। ओके, इसी वाले को यूज़ कीजिएगा, मोबाइल पे भी इंस्टॉल हो जाएगा आपका और आपके विंडोज़ पे भी। मेरे विंडोज़ पे एडोबी एक्रोबैट रीडर ही चल रहा है, लेकिन इस वक्त चूंकि मैं मैक पर हूँ तो इसलिए मैंने मैक पे इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ। मैक मेरा दूसरे कामों के लिए होता है, रिसर्च के कामों के लिए मैं एडोबी एक्रोबैट रीडर ही को इस्तेमाल कर रहा होता हूँ जो मेरे विंडोज़ सिस्टम पर है। अच्छा, अब करना क्या है? करना ये नहीं है कि मैक में क्या फ़ायदा है, विंडोज़ में क्या फ़ायदा, हमारा ये टॉपिक नहीं है। करना ये है कि आपने एक्चुअली एक्टिव लर्निंग करनी है, एक्टिव रीडिंग करनी है। एक्टिव रीडिंग क्या होती है? एक्टिव रीडिंग क्या चीज़ होती है? सुगरा, सुगरा कम से कम माइक खोल के इतना बोलो कि मुझे नहीं पता। सर एक्टिव रीडिंग मतलब आप सबसे पहले रीडिंग करेंगे, बस करेंगे, समझ आया या नहीं है, उसके बाद रीडिंग करने के बाद हम वो हिस्सा पढ़ेंगे जो हमें मुश्किल लगा, फिर उसके बाद हम फोकस करके पढ़ेंगे और जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको एक साइड पर लिखेंगे, इस ठीक तरीके है, से। ओके, गुड। सुगरा माइक बंद करें। जी फातिमा, आपका क्या ख्याल है, एक्टिव रीडिंग क्या चीज़ है? ओके मरियम, आपके ख्याल में एक्टिव रीडिंग क्या चीज़ है? सर एक्टिव रीडिंग ये होती है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें वो चीज़ बिल्कुल सही से पढ़ें, मतलब हर वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। जैसे हमें एक्टिव रीडिंग में 2-3 आर्टिकल पढ़े तो आप मुझसे कोई आर्टिकल पूछेंगे कि इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है और इस पेज पे क्या बात हो रही है, तो मैं उस चीज़ को सही से बताऊँ। वो मैंने सही से बता दिया है तो इसका मतलब है कि मैंने एक्टिव रीडिंग की है। ठीक है, गुड। तो बहरहाल एक्टिव रीडिंग का जैसे सुहरा ने बताया, मरियम ने बताया, बुनियादी मकसद ये है कि भाई आप नॉवल की तरह कहानी नहीं पढ़ रहे,
आपने हर मरहले पे ये सवाल पूछना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अब उसके डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, जैसे सुगरा ने कहा कि पहले एक दफ़ा पढ़ लें, फिर दोबारा पढ़ें, फिर सवाल पूछें। पॉइंट इज़ के हर जुमले के पीछे जो कहानी छुपी हुई है, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसने यहाँ पे किया क्या है, क्यों कहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक्टिव रीडिंग के बारे में इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, ओके। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने इस लिटरेचर रिव्यू में डॉक्यूमेंट्स को जो आपने डाउनलोड किया है, आपने उसको एक्टिवली रीड करना है। अच्छा, जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसने किस प्रॉब्लम पे काम किया है। ठीक है, जैसे आप लोग भी तो प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। आप कोई किसी को बुरा लग रहा है, समेटिव असेसमेंट बुरा लग रहा है, उसने उस पर काम किया। उसने भी किसी प्रॉब्लम पे काम किया होगा जिसने पेपर लिखा है। फिर उसने किया क्या था, उसने कौन सा एक्शन लिया था, उसकी इंटरवेंशन क्या थी, उसने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी। फिर उसमें यह भी आएगा कि उसने किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसने क्या, उसके पास डेटा क्या है, एविडेंस क्या है जिसके बेस पे वो दावा कर रहा है कि जी मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। फिर इसी तरीके से वो देखेगा कि जी रिजल्ट उसका क्या आया। अब वो ये भी बताएगा उसकी लिमिटेशन क्या थी। ओके। अब होता क्या है कि हर बात एक जगह पे सब लिखी हुई नहीं होती इन हेडिंग्स के साथ, वो पूरा एक फ्लो बन रहा होता है। मुमकिन है प्रॉब्लम का कुछ जिक्र उसने इंट्रोडक्शन में किया हो, फिर प्रॉब्लम का कुछ जिक्र उसने दूसरे हिस्से पे किया हो। मुमकिन है उसने इंटरवेंशन का जिक्र जो है किसी और पेज पे किया हो और दूसरे पेज पे दोबारा उसने इंटरवेंशन का सही से जिक्र किया हो। तो लोग जो होते हैं इन्फॉर्मेशन को आगे पीछे करके मतलब लिखा हुआ होता है। इट्स नॉट लाइक कि हर बंदे ने हमारे लिहाज से इन्फॉर्मेशन को हेडिंग डाल के लिखा हुआ होता है। तो मुमकिन है आपको प्रॉब्लम का हिस्सा कुछ यहाँ नजर आए इस वाले पेज पे, फिर मुमकिन है प्रॉब्लम का कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे नजर आए। आपने करना क्या है कि आपने लेट्स से हम 3-4 कलर्स को तय कर लेंगे। येलो कलर इस काम के लिए, ग्रीन कलर इस काम के लिए, ब्लू इसलिए, पिंक इसलिए। हम डिफरेंट कलर्स को तय कर लेंगे। अब जहां पे भी प्रॉब्लम का जिक्र आ रहा होगा, उस प्रॉब्लम वाले हिस्से को हम सिलेक्ट करके हम उसको हाईलाइट कर देंगे। हम उसको हाईलाइट कर देंगे उस कलर से। ठीक है। अब इसके अंदर जो हाईलाइट का ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे आगे येलो, हमने तय किया कि जो प्रॉब्लम आएगी उसको येलो पे कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इस वक्त अंधाधुंध काम कर रहा हूँ, ठीक है, रीड किए बगैर कर रहा हूँ। तो लेट्स से कि मुझे एक और जगह नजर आया कि यहाँ पे भी उसने प्रॉब्लम का जिक्र किया है। ठीक है। तो मैंने उसी को पकड़ के यहाँ पे जाकर उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। यही वाला ऑप्शन आपको गूगल उसमें एडोबी एक्रोबैट में भी मिल जाएगा। अच्छा, अब उसके अंदर जब आपने उसको हाईलाइट कर दिया, ये तो प्रॉब्लम हो गई। जहां पे उसने इंटरवेंशन का जिक्र किया होगा कि उसने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस तरीके से उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो आपने वहां पे जो है जाके मसलन 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 उसने यहाँ पे किया है। ओके, मसलन, अगर अगेन ये गलत मैं कर रहा हूँ, मसलन उसने यहाँ पे किया, इसको आपने फिर ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। अब देखो उसका फायदा क्या होगा कि जैसे तुमने सारे पेपर्स पढ़ लिए, अब जब तुम लिखने बैठोगे तो आप लिखने के अंदर आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आप जल्दी से रिव्यू करोगे। येलो येलो येलो, सारे येलो कौन से हो गए, प्रॉब्लम के। ग्रीन सारे किसके हो गए, इंटरवेंशन के। ठीक है। इसी तरीके से आपने कहा कि जहां पे एविडेंस का, डेटा का जिक्र आया होगा तो वहां पे ब्लू कलर को यूज किया होगा। जहां पे रिजल्ट का जिक्र आया है वहां पे आपने पिंक कलर को यूज किया है। जहां पे उसने लिमिटेशन का जिक्र किया है, लेट से आपने वहां पे पर्पल कलर को यूज करना है। तो इस कलर को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसमें उसने कहाँ पे कौन सी बात की है। और फ्यूचर में जब आप उसको लिखने बैठेंगे तो आपने कुछ नहीं करना होगा, आप सिर्फ इन सिलेक्टेड पैराग्राफ्स को एक जगह जमा करेंगे और आपका लिटरेचर रिव्यू पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? जी मुलायका, आपका माइक काम कर रहा है अब? ओके। सुगरा, सुगरा समझ में आया? जी सर। ओके। अलिशबा, कोई सवाल? सर मेरा ये सवाल है कि देखें, आम तो जैसे हमें खुद ही करना चाहिए, लेकिन जैसे अगर हमें जैसे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम इस आर्टिकल को पढ़ के कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इंटरवेंशन क्या है, तो इसको बस अगर हम यही चीज़ सिर्फ सिर्फ आइडिया के तौर पे अगर हम इसको किसी चैटबॉट से पूछ लें तो। ओके, मैं आखिर में इस बात का सवाल का जवाब देता हूँ। जी मरियम। नहीं सर, कोई सवाल अच्छा, नहीं है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताऊं कि एडोबी एक्रोबैट के अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है
कि आप जो जैसे गूगल के अंदर ही डॉक्यूमेंट को जब मैंने गूगल क्रोम के अंदर ही खोला तो इस पर हाईलाइट का ऑप्शन मौजूद है, और यहाँ पे भी इसको मैं यूज़ करके चीज़ों को डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हाईलाइट का ऑप्शन है, इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। एडोबी एक्रोबैट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आपकी डॉक्यूमेंट्स को वो अपने साथ साथ ऑनलाइन सेव करता चला जाता है, तो आपके हाईलाइट्स हर जगह सेव हो रहे होते हैं। मसला ये है कि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग के पास फुर्सत का मसला होगा, वक्त नहीं मिल रहा होगा। और मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि जब ये तमाम चीज़ें आपके पास आपके मोबाइल पे, आपके टैबलेट पे, आपके लैपटॉप पे महफूज होती हैं, तो जहाँ भी आप बैठे होते हैं आप अपना वक्त को यूटिलाइज करके उस पे उन तमाम कामों को पर अमल कर लेते हैं और आपका वक्त बच जाता है। मसलन आपकी क्लास में टीचर नहीं आ रहे, अब आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप कंप्यूटर घर पे रखा हुआ है, तो आप एटलीस्ट मोबाइल पे उठा के फ़ौरन ही उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। कल कल फिर आपको घर पे आने का मौका मिला, घर पे जाके काम किया, कंप्यूटर खोला, तो वो तमाम के तमाम हाइलाइट्स आपके घर पे ऑटोमेटिकली आ चुके होंगे। आप इस तरीके से स्मार्टली टाइम को मैनेज करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाता है अलिशबा का सवाल कि हम एआई को यूज़ करें। देखिए, अलिशबा ने यही वाली बात शुरू में भी की थी परप्लेक्सिटी के बारे में, कि अगर हम परप्लेक्सिटी को यूज़ कर लें, और इसी तरीके से अलिशबा ने बात की अभी कि हम जो है एआई की मदद से ये लिटरेचर रिव्यू करवा लें। देखो, बात मैं एआई को बिल्कुल भी मना नहीं करता, और मैं एआई मैं वंस अगेन इसी बात को रिपीट करूंगा कि जितना मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ शायद आप लोगों को उसका अंदाज़ा भी नहीं है। और मेरे पास इस वक्त जितने भी एआई मॉडल्स हैं जो मशहूर हैं, सबके प्रीमियम वर्जन्स मेरे पास चल रहे, मैं चल रहा हूँ, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि आप लोग इस मरहले पे एआई को इस्तेमाल ना करें। देखें, मसलन अभी मैगजीन की सबमिशंस आई हैं हमारे पास, तो देखकर वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि एआई से लोगों ने काम करवाया है। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि तुम मेरे बारे में बताओ कि मैंने कहाँ पे एआई इस्तेमाल किया है, तो वो अक्सर और बेशतर नहीं बता पाते कि आपने यहाँ पे एआई को इस्तेमाल किया था। तुक्का लगाएं तो अलग बात है, लेकिन कोई काम के अंदर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते यहाँ पे एआई इस्तेमाल हुई है, लेकिन उनके कामों के अंदर वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होता है कि जी यहाँ पे एआई इस्तेमाल हुई है। अभी कल ही एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल की है, नोट्स के बारे में फीडबैक लिया था, तो उसके ईमेल ऐसी थी कि देखते ही समझ में आ गया कि एआई से किया हुआ है। मज़े की बात यह है कि जब हम पेपर चेक कर रहे हैं, असाइनमेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास मैगजीन की सबमिशंस आती हैं, तो हमें तो बाज़ दफ़ा वो एआई वाला जो जुमला नहीं होता जो एआई के आखिर में आता है कि एज एन लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, तो लोगों ने उस जुमले को भी एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है। और बाज़ दफ़ा पे ऐसा जुमला कॉपी किया हुआ होता है जो आखिर में आ रहा होता है डू यू वांट समथिंग एल्स विद इट, तो उन्होंने उस जुमले को भी कॉपी किया हुआ है। तो वो जुमला बड़ा मशहूर है कि नकल के लिए अकल चाहिए होती है। तो इसी तरीके से एआई को यूज़ करने के लिए भी थोड़ा सी अकल को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हो ये रहा है कि आप लोग जब एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी अपनी पर्सनल वॉइस ख़त्म हो जाती है, आपकी अपनी बात ख़त्म हो जाती है, और उस तहरीर के अंदर, उस काम के अंदर एआई नुमाया नज़र आने लगती है, और आपका अपना काम पस मंज़र पर चला जाता है। और अब उसके मुकाबले में हम जैसे लोग हैं, हम एआई हम भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल काम जब फिनिश होके सामने आता है तो लगता है कि हमारा ही काम है, कोई कह नहीं पाता कि इस काम के अंदर एआई को इस्तेमाल किया गया है। वजह इसकी ये होती है कि लोग एआई को जब अपने जहन की रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर एआई हावी हो जाती है, और एआई हावी हो जाती है और आप पस मंज़र पे चले जाते हैं। मसलन आपके घर पे अगर कोई काम करने वाली आ रही है, ठीक है, घर की सफाई करने के लिए आ रही है, घर की सफाई करती है, बर्तन धो दिए, खाना वगैरह पका दिया। अगर एक तरीका तो ये है कि आपने उसके साथ लग के काम करवाया कि ठीक है जी, यहाँ पे सफाई करो, यहाँ पे झाड़ू लगाओ, यहाँ पे तुमने ये काट के देना है, तुमने ये काम करना है, तुमने वो काम करना है। घर आपका ही है, घर को आप चला रही हैं, और जो आपके साथ मेड है वो आपकी असिस्टेंट के तौर पे आपको हेल्प कर रही है। लेकिन दूसरा सूरत क्या थी कि आपने मेड के हवाले कर दिया कि तुम घर को चला लो, तुम्हें मर्जी जो आज पकाना है पका दो, तुम्हारी मर्जी जहाँ पे सफाई करना है कर दो। देखो, दोनों कामों की क्वालिटी में फ़र्क होगा या नहीं होगा अलिशबा? अलिशबा, जी सर, बिल्कुल होगा। तो एआई के अंदर भी हो ये रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है एआई को रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम कर दो। और मैं आपको ये बता भी दूं कि आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मिस तबस्सुम का असाइनमेंट एआई की मदद से ही करके जमा करा देंगे। और जैसे इवन टॉपिक्स की मिसाल है, टॉपिक्स के लिए भी वो जैसे होता है ना, टीचर से जाकर पूछ रहे होते हैं सर आप टॉपिक बताएं, मिस आप टॉपिक बताएं, मिस आप बताएं क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के सब जो लोग हैं, 5 बच्चे हैं, पांचों के पांच ने अपना टॉपिक एरिया टॉपिक खुद ही सिलेक्ट किया है।
राइट? तो बेटा जब आपने खुद ही यहाँ पे काम किया तो अगले काम को भी थोड़ा सा आगे करो। एआई को हम यूज करेंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ, एआई को हम यूज करेंगे, लेकिन उसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ताकि तुम्हारी पर्सनल वॉइस उसके अंदर रहे। ओके, पर्सनल वॉइस तुम्हारी खत्म ना हो जाए। और आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि एआई को एज अ असिस्टेंट यूज करना है, एज अ रिप्लेसमेंट यूज नहीं करना। आप अपनी क्लास अभी भी अगर आप गौर करें कि अपनी आपकी क्लास फेलोज ही होंगे, एआई से पूछ रहे हैं कि जी टॉपिक बता दो, या जो है ना एआई की मदद से वो पूरा पेपर लिख रहे होंगे, एआई से लिटरेचर रिव्यू करा रहे होंगे, उनकी जो अपनी पर्सनल चीज़ है ना वो उसके अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेरा मशवरा ये है, चूंकि आप लोग के पास एम्पल टाइम है, कॉलेज खुलने में 10 दिन बाकी हैं, और माशाल्लाह आप लोग ने ऑलरेडी एक अच्छा काम करके दिखाया, आप सभी साहब पांचों ने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है। एक दो की वीकनेसेस हैं, लेकिन मैंने उनको इंडिविजुअली बता भी चुका हूँ कि आप लोग की वीकनेस है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल सबने अच्छा काम किया है। तो उसी की रोशनी में मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा। और फिर अभी देख लें, आज एक तरह से चांद रात है, ईद से एक दिन पहले है, और आप सबके सब इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, और थकन भी होती है, रमज़ान की थकन है, जुम्मे जुम्मतुल विदा है, आज जुम्मे की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ईद की एक्टिविटीज़ है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग ने वक्त निकाल के यहाँ पे आके बैठे हैं। तो ये सब आप लोग की पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस है, और अल्लाह करे आइंदा भी इसको कंटिन्यू करें। तो इस तमाम पॉजिटिविटी को पे ना एआई से काम करके पानी मत फेरें। ओके, तो इस मरहले पे आप लोग एआई यूज़ करें। मैंने कहा था कम से कम 11-12 पेपर हों। अब अलिशबा मसलन आपने काम किया, आपने कहा सर 11-12 तो नहीं हो पा रहे, लेकिन 3 पेपर मैंने खुद पढ़े, चलो इतना तो करो। लेकिन पहले ही मरहले पे 11 के 11 पेपर एआई से करवा दिए, तो फिर जो है ना वो पर्सनल वॉइस खत्म हो जाएगी, और फिर एआई ये नजर आएगी। ओके, मरियम सही है बात, समझ में आई मरियम? जी सर। अच्छा, अब इसमें आप लोग ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो थे ना कीवर्ड्स की हमने बात की थी, तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, प्रॉम्प्ट लिख कर आप काम कर सकते हैं कि मुझे ना कि मैं एक्शन रिसर्च, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, मैं चाहे तो लिख के दे भी दूंगा, आप बता दें कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, आई एम डूइंग एक्शन रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, आई वांट योर हेल्प टू कम अप विद की टर्म्स दैट आई कैन यूज फॉर searching on Google Scholar. I only need your help for coming up with search terms. तो उससे सर्च की टर्म्स आपको बता दी, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, क्रिटिकल थिंकिंग इन द प्राइमरी स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारी 10-12 टर्म्स बता देगा। ओके, बल्कि चले मैं इसके बाद वो प्रॉम्प्ट लिख भी देता हूँ, आप लोग उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करें, और इस तरीके से आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा काम आप कोशिश करें कि खुद ही करें, इसमें काइंडली इस मरहले पे एआई यूज़ ना करें, एआई यूज़ ना करें, और जब वक्त आएगा मैं खुद आप लोग से एआई यूज़ करवाऊंगा, अभी आप लोग मत करें। और कोशिश करें 10 दिनों के अंदर 11 पेपर करने की। 10 अगर आज से आप शुरू करते हैं तो 10 पेपर तो बहरहाल आप लोग के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कुछ बिस्मिल्लाह तो करें। 10 का सोचेंगे, 11 का सोचेंगे, तो कम से कम 5 तो हो ही जाएंगे, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करें, हो जाएगा। इसके अंदर अगर किसी ने कहा कि सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो फिर उसका तरीक़ाकार यही है कि आप गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करें। गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए से आप जो है इसको translate.google.com, गूगल ट्रांसलेट के ऊपर टेक्स्ट को डाल के आप लोग मेरे ख्याल में इसको पहले भी यूज़ कर चुके होंगे, आई होप। और जो भी सेंटेंस, जो भी पैराग्राफ वगैरह समझ में नहीं आ रहा, आपने उसी को कॉपी पेस्ट ही करना है, उसको वो किसी हद तक आपको उससे समझ में आ जाएगा। कॉपी नहीं हुआ। कि तो काफ़ी हद तक चीज़ जो है गूगल ट्रांसलेट से समझ में आ जाएगी। जो नहीं समझ में आती उसको स्किप कर दें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई, ये काम आप पहले कर चुके हैं। स्कोप आपको करना पड़ेगा, स्कोप आप करेंगे, स्कोप करके मुझसे शेयर भी करेंगे, मुझे क्या पता है, मुझे क्या नहीं पता। प्लानिंग हमने कर ली, ओके, हमारे सामने सारे टूल्स आ गए, अब आपने उस पर अमल करना है। गूगल स्कॉलर पे जाना है, आपने साई हब पे जाना है, आपने गूगल शीट बनानी है, आपने गैदर करना है, आपने उसके बाद उसको मैनेज करना है।
और एवेलुएशन फिर आपने शुरू करनी है। और प्रेजेंटेशन के हवाले से हमने एक तैयारी अभी से कर ली कि हमने ज़ेटेरो को इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो इसके साथ ही ये पूरा सेशन क्लोज हो जाता है। तकरीबन 1.5 घंटे का हमारे सेशन था। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं जो हूँ आप लोग से ये तमाम गूगल ड्राइव का फोल्डर भी शेयर करूँगा आपसे अभी, और हर किसी का अपने अपने इंडिविजुअल ईमेल पे, और गूगल शीट का भी लिंक शेयर कर दूंगा। अब आपका काम है अपनी अपनी शीट्स पे काम करें, और जो शीट्स मैं दे रहा हूँ, जो फोल्डर मैं दे रहा हूँ, उसी पे काम करें। ठीक है, और जो है इसके अलावा प्रॉम जो मैंने आपसे की थी की टर्म्स की, वो प्रॉम भी मैं बना के रख देता हूँ, उस प्रॉम को आप लोग यूज़ करें। कोई और सवाल आप लोग के जहन में हो, कुछ भी बात हो तभी पूछ सकते हैं। और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़। मरियम, कोई सवाल है आपका? नहीं सर। ओके मरियम, थैंक यू मरियम, अल्लाह हाफिज़। मलाइका, कोई सवाल? मलाइका आवाज़ नहीं आ रही। ओके बेटा, डिस्कॉर्ड पे कोई सवाल नहीं आया हुआ, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कोई सवाल नहीं है। फातिमा शेर अली, आपकी अभी तक माइक से मुझे आवाज़ नहीं आई है। क्या सवाल है कोई? ओके, सो फातिमा, अल्लाह हाफिज़। सुगरा, कोई सवाल? नो सर। ओके, अलिशबा, कोई सवाल? ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।